महाराष्ट्र में सत्ता क्या गई, कल के दोस्त आज दुश्मन बन गए। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को तो टूटने से बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, जिससे महाविकास अघाड़ी में दरार और बढ़ गई। पहले राष्ट्रपति चुनाव में महाविकास अघाड़ी के दलों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया, वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर ये दल भी अलग अलग राह पर रहे। अब शिवसेना ने कांग्रेस में सेंध लगा दी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ उद्धव ठाकरे के हाथों शिव बंधन बंधवाकर उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए। कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए नेताओं में सिंधुदुर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाला गावड़े, पर्यावरण विभाग के प्रदेश सचिव सच्चिदानंद बुगड़े, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कौस्तुभ गावड़े, विभागीय सचिव संदीप कोठावले, किरण गावड़े, वैभव सुतार समेत कई पदाधिकारी हैं। इस मौके पर शिवसेना सांसद विनायक राउत और शिवसेना के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों में राज्यसभा चुनाव के बाद ही दरार पड़ने लगी थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान इन सहयोगी दलों के नेताओं ने भाजपा के उम्मीदवार के लिए वोट डाला था। वहीं शिवसेना में बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार भी गिर गई। शिवसेना के कई बगावती नेताओं ने भी एनसीपी और कांग्रेस पर शिवसेना में फूट डलवाने के आरोप लगाए थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावा पेश किया था। इस पद के लिए रेस में कांग्रेस और एनसीपी भी थी। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में महाविकास अघाड़ी के दलों की राहें जुदा थी। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने जहां विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था, वहीं शिवसेना ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने चुनाव के बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी, लेकिन चुनाव खत्म हुए और योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। अब हाल ये है कि अब्बास अंसारी पुलिस से बचते घूम रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा से विधायक बनने के बाद भी अब्बास अंसारी ना तो जनता के बीच दिख रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति चुनाव में वो वोट डालने लखनऊ आए। दरअसल अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस ने घेरेबंदी शुरू कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अमरीश श्रीवास्तव ने महानगर थाना पुलिस को अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इसीलिए मऊ और गाजीपुर पुलिस इसी आधार पर उसकी जमानत रद्द कराने के प्रयास में जुट गई है। हालांकि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अब्बास अंसारी के समर्थन में हैं, लेकिन मामले के राजनीतिक रूप लेने के बाद भी अब्बास अंसारी की हालत खराब है। वहीं अब्बास पर आरोप था कि उसने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था, बिना सूचना दिए उसे दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा लिया। महानगर थाना इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। खुद को निशानेबाज बताकर उसी लाइसेंस पर 2 राइफल, 12 बोर की 3 गन, 1 रिवाल्वर और 1 पिस्टल के साथ ही विभिन्न बोर के 4431 कारतूस और मैगजीन खरीद ली। अधिवक्ता अशोक तिवारी ने बताया, अब्बास के खिलाफ महानगर थाना में धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने और 30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया 30 आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह के लिए जेल का प्रावधान है। अन्य धाराओं में 3 से 10 साल तक की सजा साक्ष्यों के आधार पर हो सकती है। चुनाव के दौरान सरकार और अधिकारियों के खिलाफ की गई अब्बास की टिप्पणी को भी प्रशासन हेट स्पीच मान रहा है। इसीलिए सरकार के माफिया पर कार्रवाई के स्पष्ट रूप के चलते पुलिस एक्शन के मूड में आ गई है। मऊ एसएसपी ने लखनऊ और गाजीपुर में उसके खिलाफ दर्ज मामलों का दोबारा संज्ञान लेने का पत्र लिख दिया है। नतीजन लखनऊ महानगर पुलिस की सक्रियता के चलते उसके एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर राइफल से लेकर पिस्टल तक खरीदने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। वहीं ओपी राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव से तलाक होने के बाद मैं जहां भी जाऊंगा, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी मेरे साथ जाएगा। अगर मैं भाजपा में गया तो अब्बास भी भाजपा में जाएगा। खबरों के मुताबिक मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में 2, मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 मामला दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में कहते घूमते हैं कि उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को वर्ल्ड क्लास बनाया है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी वर्ल्ड क्लास हैं, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि एक अदद मेडिकल रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार के अस्पताल कटघरे में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अदालत में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यानी दिल्ली के कथित वर्ल्ड क्लास अस्पताल झूठी रिपोर्ट बना रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की सुनवाई के दौरान अदालत में उनकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर ईडी ने दिल्ली के अस्पतालों पर भरोसा न होने की बात कही। साथ ही कहा
कि आरोपी बीमारी का झूठा नाटक कर रहा है। यही नहीं, ईडी ने यह संभावना भी व्यक्त की कि अस्पताल दबाव में गलत रिपोर्ट दे सकते हैं। ईडी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वहां से उन्हें निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं मिल सकती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एसवी राजू ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि क्या अस्पताल यह कहते हुए एक सही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि जैन की तस्वीर लोकनायक जयप्रकाश और जीबी पंत की वेबसाइटों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती थी। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उनकी तस्वीर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों की वेबसाइट पर दिखती थी। वहीं दिल्ली की कथित स्वास्थ्य मॉडल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। इसीलिए राजू ने अदालत को बताया कि जैन स्वास्थ्य और जेल मंत्री रहे हैं। उन्हें इस पर गंभीर संदेह है कि दिल्ली के अस्पताल अपने पूर्व मंत्री की मेडिकल कंडीशन के बारे में एक सही रिपोर्ट देंगे और इसीलिए आरोपी जैन की मेडिकल कंडीशन के बारे में आरएमएल, एम्स, सफदरगंज जैसे स्वतंत्र अस्पतालों से रिपोर्ट लेनी चाहिए। बता दें कि जैन को 15 जुलाई को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के बाद उन्हें जून में भी एक बार भर्ती कराया गया था। उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि जैन 2020 में कोविड पॉजिटिव हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जैन को कोविड के दौरान गंभीर निमोनिया का सामना करना पड़ा था और किसी तरह उनकी जान बची थी। वहीं राजू ने कहा कि उन्हें जेल अस्पताल पर भी भरोसा नहीं है। जेल अस्पताल पर सही रिपोर्ट देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस अस्पताल को भी आरोपी द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। इसीलिए स्वतंत्र अस्पताल को सही रिपोर्ट देनी चाहिए। आरोपी बीमारी का नाटक कर इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन जैन की कानूनी टीम ने एएसजी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अदालत को बताया कि मंत्री के पास अभी कोई पद नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी को जेल मैनुअल और इस संबंध में मौजूदा नियमों के अनुसार एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अदालत ने मामले को 29 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि यह ऐसा केस नहीं है जहां आरोपी को नियमों या जेल मैनुअल का उल्लंघन करके अस्पताल भेजा गया हो। गौरतलब है कि जैन 13 जून से न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिनके ऊपर नियम कानून बनाने और उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी है, अगर वही उन नियमों और कानूनों को तोड़ने लगे तो राज्य की व्यवस्था का हाल खुद ही समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी घर पर कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं जिसके बारे में सुनकर किसी को भी अजीब लगेगा। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित आवास के पड़ोसियों का आरोप है कि मान के घर से बाहर खूब कूड़ा फेंका जाता है और इससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। इसके चलते ही नगर निगम ने घर से बाहर कूड़ा फेंकने के आरोप में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मान के घर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के डीसीपी के नाम पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद नगर निगम ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में चालान सीआरपीएफ बटालियन के डीएसपी हरजिंदर सिंह के नाम पर किया गया था। इस मामले में स्थानीय भाजपा पार्षद महेशिंदर सिंह सिद्धू ने जानकारी दी है कि उन्हें पिछले कुछ समय से इलाके में रहने वाले लोगों की ओर से मुख्यमंत्री आवास से कूड़ा फैलाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के अनुसार सीएम आवास के कर्मचारी कूड़ा खुले में फेंक रहे थे, जिसके बाद चंडीगढ़ नगर निगम ने मामले में एक्शन लिया और सीएम आवास के खिलाफ 10,000 रुपये की चालान की कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक यह कोठी नंबर 7 मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट है, लेकिन मुख्यमंत्री 6 नंबर कोठी में रहते हैं। यहाँ पंजाब के मंत्रियों के सुरक्षाकर्मी रहते हैं। वहीं मंत्रियों की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। कोठी की पिछली तरफ कूड़ा पड़े होने की सूचना के बाद नगर निगम की टीम पहुंची थी। मौके का मुआयना करने के बाद फोटो खींचकर चालान किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलाज 2018 के बाइला 14I और नियम 15G के तहत 500 प्लस 9,500 रुपये का चालान किया गया। चालान कटवाने वाले अफसर ने चालान पेपर पर दस्तखत करने से मना कर दिया। निगम के अफसर ने बताया कि चालान सप्ताह में भरा जा सकता है। हालांकि भगवंत मान के ऑफिस द्वारा कहा गया कि संबंधित कोठी में पैरामिलिट्री फोर्स रहती है और उनका उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन पार्षद सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि संबंधित कोठी में पैरामिलिट्री फोर्स रहती है और उनका उससे संबंध नहीं है बिल्कुल गलत है। सिद्धू के मुताबिक कोठियाँ बाहर से अलग हैं मगर अंदर से कंपाउंड है। इन कोठियों में मुख्यमंत्री का स्टाफ, कैंप ऑफिस, गाड़ियां आदि खड़ी होती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं जैसे बेडरूम तो उनका है मगर ड्राइंग रूम किसी और का। पार्षद सिद्धू ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ समय से इलाके में रहने वाले लोगों की ओर से लगातार कूड़ा फैलाने की शिकायत मिल रही थी। सिद्धू ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कई बार उनसे अनुरोध किया गया कि वे घर के बाहर कचरा ना फेंकें, लेकिन यह सिलसिला नहीं रुका। इसके अलावा कूड़ा फेंकने के मामले में बढ़ोतरी भी हुई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके चलते अब नगर निगम द्वारा इस मामले में चालान जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कहते रहे हैं। वो सच को सच की तरह ही आम लोगों के सामने रख देते हैं।
अब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना में टूट का कारण बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा को शिवसेना के विभाजन का श्रेय नहीं लेना चाहिए, यह पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कारण हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो यह संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि ज़्यादा श्रेय मत लो, जो कुछ हुआ वो तुमने नहीं किया, ना अमित शाह ने और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने किया है। आपको इसका श्रेय उद्धव ठाकरे को देना होगा। गौरतलब है कि यह शायद पहली बार होगा जब किसी नेता ने सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है और उन्हें शिवसेना में टूट का कारण बताया है। वहीं राज ठाकरे ने आगे कहा कि संजय राउत पर तमाम आरोप लगे कि उनके बयानों के कारण ऐसा हुआ। इसमें संजय राउत का क्या रिश्ता है? मैं समझ सकता हूं कि हर दिन वे टेलीविजन पर आते हैं, हर दिन वे कुछ ना कुछ कहते हैं जो लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन उनके बयानों से विधायक बटे हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब बाला साहब ठाकरे ने सामना शुरू किया तो उनका खर्च 3.54 लाख रुपए था। अब वो कुछ ही लोगों के पास जाता है, तब यह बहुत लोकप्रिय था। आज कितने लोग मार्मिकता पढ़ते हैं? कोई नहीं, क्योंकि इसमें बाला साहब नहीं हैं। शिवसेना की भी यही स्थिति है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना की ऐसे शब्दों में आलोचना की कि अगर कोई किस्मत को सफल कहता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो शिवसेना में बगावत नहीं होती, यह संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि शिवसेना को एक पार्टी के रूप में नहीं देखें, शिवसेना बाला साहब जैसे विचार रखने वाले लोगों से बनी थी। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना नेताओं ने यह दिखावा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। जब विधानसभा प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे उनके बगल में बैठे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अमित शाह ने भी यह कहा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय उद्धव ठाकरे ने ऐतराज क्यों नहीं किया? नतीजे आने के बाद ऐसा क्यों किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर लगाए गए आरोपों पर अब कांग्रेस खुद ही मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। स्मृति ईरानी को इस मुद्दे पर उद्धव गुट की शिवसेना से भी समर्थन मिल रहा है, जबकि शिवसेना कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है। लेकिन इस मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी का समर्थन किया है। गौरतलब है कि अवैध रूप से बार चलाने के आरोपों को लेकर स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगे हैं और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर स्मृति ईरानी पर हमलावर है। लेकिन शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि एक 18 वर्षीय को खलनायक नहीं बनाना चाहिए। स्मृति ईरानी की बेटी का नाम लिए बिना प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, 18 साल के बच्चों को पता नहीं होगा कि भारत में रेस्तरां चलाने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है। राजनीति को अलग रखते हुए मैं 19 साल के बच्चे की मां के तौर पर बात कर रही हूं। प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे सवाल भी कर दिया। यही नहीं, जब उस यूजर ने उनसे पूछा कि क्या वो यही बात तब भी कहती जब यह आरोप सामान्य नागरिक के खिलाफ लगा होता। इस पर प्रियंका ने कहा, मेरा भाई किसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त बैकग्राउंड से नहीं आता था। 18 साल की उम्र में उसने भी यही सपना देखा। मुंबई में अपने सपने को साकार करने की कोशिश में उसे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, साथ ही उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो हाँ, मुझे पता है कि मैं किस बात को लेकर चिंतित हूँ। गौरतलब है कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल से ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है और यह कोई सूत्रों के हवाले से या फिर एजेंसियों की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है, बल्कि आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में खुलासा हुआ है। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस आरोप को दुर्भावनापूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की 5,000 करोड़ रुपए की लूट पर उनके मुखर रुख के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है। उसकी गलती यह है कि उसकी मां ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी बेटी जोइस का चरित्र हनन किया और उसे निशाना बनाया। उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस को उनकी बेटी की ओर से गड़बड़ी किए जाने का सबूत दिखाने की चुनौती भी दी है। साथ ही स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर कोर्ट का भी रुख किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की अंदरूनी कलह का कोई अंत नहीं है। जो पंजाब में हुआ और राजस्थान में हो रहा है, उसी की पटकथा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लिखी जा रही है। जबकि अगले साल 2023 में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है और कर्नाटक में वो सत्ता गंवा चुकी है। लेकिन चुनाव से पहले ही इन दोनों राज्यों के कांग्रेस नेताओं में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। पंजाब में कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई में पार्टी में आंतरिक कलह इतनी बढ़ी कि पंजाब में पंजा जल गया और अब कुछ वैसा ही राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कई बार कांग्रेस के हाईकमान से मिलने दिल्ली जा चुके हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की अंदरूनी सेहत कितनी ठीक है, या इन दोनों राज्यों की सरगर्मी सियासी थर्मामीटर से मापा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सियासी संकट बढ़ता देख भूपेश बघेल भी दिल्ली में हाईकमान से मिलने पहुंच गए, तो पीछे से त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव एक बार फिर से दिल्ली आ गए। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और कर्नाटक में डी शिवकुमार कांग्रेस के संकट मोचक रहे हैं। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान टीएस सिंहदेव ने अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बनाया था। कांग्रेस को सत्ता में लाने में उनकी आदिवासी समर्थक छवि भी बहुत काम आई थी। यही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र भी तैयार किया था। डीके शिवकुमार ने कई बार कांग्रेस को संकट से उबारा है। जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायक एक एक कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे थे और अहमद पटेल की नैया डूबती नजर आ रही थी, तब डीके शिवकुमार सामने आए थे। उन्होंने कांग्रेस के बचे 44 विधायकों को बेंगलुरु के पास स्थित अपने इगल्टन रिजॉर्ट ले गए। इसके बाद अहमद पटेल चुनाव जीते, बावजूद उसके संकट मोचक को कांग्रेस में दरकिनार कर कठपुतली को बैठाने की परंपरा रही है। इसीलिए उनकी राजनीतिक लड़ाई अपनी ही पार्टी के नेता से जारी है। जबकि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को स्थानीय लोगों का जबरदस्त समर्थन है, खासकर आदिवासी समुदाय उन्हें मसीहा की तरह मानता है। लेकिन टीएस सिंहदेव और बघेल में कई मुद्दों पर तनातनी खुलेआम हो चुकी है। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2018 में यह सहमति बनी थी कि राज्य में आधी अवधि के लिए टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बघेल ने 2.5 साल पूरे होने पर गद्दी नहीं छोड़ी और हाईकमान का भी उन्हें साथ रहा। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थक अभी से ही राग अलापना शुरू कर दिया है कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होने चाहिए। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि सभी को किसी व्यक्ति की पूजा करने के बजाय पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। इसके बावजूद प्रदेश में वाक युद्ध शुरू हो गया है। इसीलिए जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के जो हालात दिख रहे हैं वो पंजाब से बहुत अलग नहीं हैं। अगर कांग्रेस समय रहते इन गुटबाजियों को खत्म नहीं कर पाई तो कर्नाटक पहले से ही हाथ से निकला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी सत्ता से दूर होना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में असंतुष्ट नेता कद्दावर और मजबूत पकड़ वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी का घोटालेबाज मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसकी अकड़ और धमक अब तक जारी है। बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल में भर्ती पार्थ चटर्जी न सिर्फ ईडी के अधिकारियों को चमका रहा है, बल्कि वह उन्हें गालियां भी दे रहा है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से सवाल किया कि पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में क्यों ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ ईडी ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में पार्थ चटर्जी किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहा है और वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए जाने के विरोध में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। एसवी राजू ने कहा कि मामला टीचर भर्ती के बड़े घोटाले से जुड़ा है, इसलिए उनको रविवार होने के बावजूद कोर्ट में अपील करनी पड़ी। कोर्ट को बताया गया कि जांच में 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है और एक मंत्री के साथ साथ उनकी सहयोगी महिला अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल की दूसरी कोर्ट ने मंत्री की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा है। कलकत्ता कोर्ट को ईडी ने बताया कि उन्हें कोर्ट से पार्थ की सिर्फ 2 दिन की रिमांड मिली है। ऐसे में हॉस्पिटल में इलाज के दिनों को कस्टडी के दिनों में ना गिना जाए। चाहे तो पार्थ इलाज के लिए दिल्ली या कल्याणी के हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि एक ऐसा ऑर्डर भी उनकी अनदेखी में पास किया गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी के वकील भी मौजूद रह सकते हैं। यह भी कहा गया कि उनको बताए बिना पार्थ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पार्थ चटर्जी हॉस्पिटल में किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आरोप है कि पार्थ वहां ईडी अधिकारियों को धमकी और गालियां दे रहे हैं। कोर्ट में ईडी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का हाई लेवल केस है, इसमें टॉप रैंक का मंत्री शामिल है। हमें मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए पूछताछ करनी है, लेकिन पार्थ ने खुद को ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है जहां वह राजा है। वह बीमारी का बहाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।